नमस्कार। आज हम यूरोपीय राष्ट्रवाद के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे महाद्वीप का नक्शा बदलने की नींव रखी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनान की स्वतंत्रता की लड़ाई की। ये सिर्फ एक देश की आज़ादी की कहानी नहीं है, बल्कि एक विचार की, एक सोच की जीत की कहानी है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से पश्चिमी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यानी यूनान से। ये वही जमीन है जहां से दुनिया ने डेमोक्रेसी, फिलॉसफी, आर्ट और साइंस के पहले सबक सीखे। सदियों तक यूनान का ये गौरवशाली इतिहास पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा रहा है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास था, एक अजीब सी पहेली। एक ऐसा देश जिसका अतीत इतना शानदार था, वो अपने ही भविष्य का मालिक नहीं था। उस वक्त सदियों से यूनान एक बहुत बड़े शक्तिशाली तुर्की साम्राज्य का हिस्सा था। तो सोचिए, एक तरफ महान विरासत और दूसरी तरफ गुलामी की हकीकत। आज के इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे यूनान ने अपनी इस भूली हुई शान को फिर से खोजा, कैसे क्रांति की वो चिंगारी भड़की, फिर आज़ादी के लिए वो लंबा संघर्ष कैसे चला, एक नए राष्ट्र का उदय कैसे हुआ और सबसे जरूरी, इसकी गूंज पूरे यूरोप में कैसे सुनाई दी। तो चलिए, पहले हिस्से में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। यहाँ हम यूनान की उस विरासत और उसकी राजनीतिक हालत के बीच के तनाव को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने असल में क्रांति के लिए जमीन तैयार की थी। और देखिए, मजे की बात यह है कि यूनान की विरासत सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी। फिलॉसफी, आर्ट, मेडिसिन, इन सब में उसकी जो उपलब्धियां थी वो पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थी। यहाँ तक कि जब यूरोप में पुनर्जागरण का दौर आया, एक नई जागृति आई, तो वो भी इसी प्राचीन यूनानी ज्ञान से सीख लेकर आगे बढ़ी थी। तो सवाल ये उठता है कि सदियों से जो गर्व सोया हुआ था, वो अचानक एक एक्टिव स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे बदल गया। चलिए, अब उन वजहों को देखते हैं जिन्होंने इस चिंगारी को आग में बदल दिया। यहाँ असल में 3 बड़ी ताकतों ने मिलकर काम किया। पहला, यूनानियों के दिलो दिमाग में अपने शानदार अतीत की यादें। दूसरा, यूरोप में पुनर्जागरण से आई नई सोच। और तीसरा, जो शायद सबसे शक्तिशाली था, वो था फ्रांसीसी क्रांति से निकले विचार, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचार। इन सब ने मिलकर एक जबरदस्त माहौल तैयार कर दिया था। और इसी माहौल से जन्म हुआ एक नए और बेहद शक्तिशाली विचार का, राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। ये एक नया आइडिया था। इसका सीधा सा मतलब था कि अब लोगों की पहचान किसी धर्म या साम्राज्य से नहीं, बल्कि उनकी एक जैसी संस्कृति, भाषा और इतिहास से होगी, और इसी आधार पर उन्हें अपना एक अलग देश बनाने का पूरा हक है। तो अब विचार तो आ चुका था, लेकिन उसे हकीकत में बदलने का समय था। और यहीं से शुरू हुआ अगला चरण, एक लंबा और बहुत ही कठिन युद्ध, जिसने यूनान के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस क्रांति की शुरुआत बड़े ही संगठित तरीके से हुई। हेतेरिया फिलिके जैसी कई सीक्रेट सोसाइटियां बनी, जिन्होंने यूनानियों के मन में आज़ादी की इस आग को जलाए रखा और विद्रोह के लिए लोगों को एकजुट किया। ये लड़ाई कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि एक दशक से भी ज्यादा चली। 1821 में विद्रोह शुरू हुआ। धीरे धीरे यूरोप की बड़ी शक्तियों का भी ध्यान इस तरफ गया, और 1827 में उन्होंने दखल देने का फैसला किया। और आखिरकार कई लड़ाइयों और संधियों के बाद 1832 में यूनान को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता मिल गई। यूनान की इस लड़ाई को पूरे यूरोप से जबरदस्त समर्थन मिला। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन बन गई थी। सोचिए, महान अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन खुद यूनान जाकर लड़े और वहीं शहीद हो गए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये संघर्ष कितना प्रेरक था। युद्ध के सफल अंत के साथ ही आधुनिक यूनानी राज्य का जन्म हुआ। तुर्की साम्राज्य का एक प्रांत अब दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद देश बन चुका था। और इस तरह साल 1832 में यूरोपीय शक्तियों के समर्थन से ओटो को राजा बनाकर एक स्वतंत्र यूनानी राजतंत्र की स्थापना हुई। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। यूनान की क्रांति सिर्फ एक लोकल घटना नहीं थी, इसने तो पूरे यूरोप में एक ऐसी आग लगा दी थी जिसे बुझाना बहुत मुश्किल था। तो क्या राष्ट्रवाद की ये आग बस यूनान में जलकर बुझ गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक शुरुआत थी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें हंगरी में देखने को मिलता है।
वहां कोसुद जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने यूनान की कहानी से प्रेरणा ली और उस वक्त के शक्तिशाली ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। उन्होंने भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के आधार पर एक अलग पहचान की मांग उठाई, ठीक वैसे ही जैसे यूनानियों ने किया था। जब हम इन दोनों संघर्षों को साथ रखकर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। दोनों की भावना एक ही थी। एक तरफ यूनान ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ था तो दूसरी तरफ हंगरी ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के। दोनों ही अपनी अपनी राष्ट्रीय पहचान के लिए लड़ रहे थे। हो सकता है लक्ष्य थोड़े अलग हों, लेकिन प्रेरणा और भावना बिल्कुल एक जैसी थी, राष्ट्रवाद। हंगरी के आंदोलन ने कुछ ठोस राजनीतिक बदलावों की मांग की, जैसे कि प्रेस की आज़ादी, अपनी एक राष्ट्रीय सुरक्षा फोर्स और एक चुनी हुई प्रतिनिधि सभा। ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्रवाद का ये विचार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि असल राजनीतिक सुधारों की एक मजबूत मांग बन गया था। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि यूनान का संघर्ष सिर्फ यूनान के लिए नहीं था। ये पूरे यूरोप के उन दबे कुचले राष्ट्रों के लिए एक प्रतीक, एक उदाहरण और कह सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट बन गया। इसने ये दिखा दिया कि अगर लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान पर एकजुट हो जाएं, तो वो बड़े से बड़े साम्राज्य को भी चुनौती दे सकते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। यूनान की क्रांति ने राष्ट्रवाद की जो आग जलाई, उसने कई देशों को आज़ादी तो दिलाई, पर क्या इसने दुनिया को जोड़ा या फिर नई सरहदों और नए संघर्षों में बांट दिया? ये एक ऐसी विरासत है जिस पर आज भी बहस जारी है।